हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास। वेलकम इन स्टैंडर्ड 7th अगेन। बच्चों, हमारा जो लेसन 6th था वो इनकम्प्लीट था। सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस लेसन। लिसन केयरफुल एंड वॉच केयरफुल। ओके बच्चों, आपका रिस्पॉन्स अच्छा है इस बार 7th वालों का। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और अच्छी तरह से सारे वीडियो आप देखो तो आपको लेसन समझ में आएंगे। आफ्टर देर आई विल सेंड एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग वी विल कैम हम आए थे आर्किटेक्चर। अब उस समय राजपूत एज में जो मीडियल एज है उसमें उनका जो आर्किटेक्चर है, जो उन्होंने आर्किटेक्चर यानी जो भी उन्होंने मंदिर है, टेम्पल है, फोर्ट है, लेक्स है, जो भी उन्होंने बनवाए, तो इमारतें जो मॉन्यूमेंट है उनको आर्किटेक्चर कहते हैं। एमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज, अब जितने भी उन्होंने कंस्ट्रक्शंस किए, बांधकाम किया, उनमें से राजपूत एज में उनमें से टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट वर्ती। उनमें जो लेक्स है या फोर्ट है और सम बिल्डिंग है, उनमें से सबसे अच्छा प्रशंसनीय जो नॉट वर्दी है वो टेम्पल है। द राजपूत किंग्स वेर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग। राजपूत एज में बहुत अच्छे उनको मतलब क्या पसंद थे, ग्रैंड पैलेस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और वो भी उसमें भी स्कल्पचरिंग वगैरह उनकी नॉट वर्दी होती थी। आर्टिस्टिक यानी आर्ट होती थी, उसमें छुपी हुई थी। बिल्डिंग में इतनी अच्छी अच्छी आर्ट्स बनाई गई होती थी, और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन एंड एनी स्टोरी नरेट होती थी, उसमें बताते थे। ऐसी मतलब इतने अच्छे अच्छे उन लोग ने ग्रैंड पैलेस है, राजमहल है, मंदिर है, इनका ज़्यादा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया बिल्डिंगों का। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस, लेक्स। जो उस समय का जो आर्किटेक्चर था एंड जो उस समय का जो स्कल्पचर यानी जो पत्थर में जो कार्विंग की जाती है ना, उसको स्कल्पचर बोलते हैं। मूर्तिकार जो होते हैं वो कार्विंग करते हैं पत्थर में, तो नई नई डिज़ाइनें बनाते हैं। तो वो आर्किटेक्चर में वो उस समय का मतलब वो उनकी स्कल्पचरिंग है और उनकी जो आर्किटेक्चरिंग जो आर्टिस्टिंग है वो टेम्पल में दिखाई देती है, नए अच्छे अच्छे किलों में, फिर राजभवन में, फिर तालाबों में। ये सब उनकी जो टैलेंट था, स्किल थी, वो दिखाई देती है। एमंग द टेम्पल्स खजुराहो। अब टेम्पल्स में भी जो खजुराहो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी स्कल्पचरिंग दिखाई दी। मध्य प्रदेश एंड द पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो जो खजुराहो है टेम्पल्स में मध्य प्रदेश में आया हुआ है, और पुरी टेम्पल जो लॉर्ड जगन्नाथ का है जो पुरी में है, उड़ीसा में, वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा आर्किटेक्चर माना जाता है और उनका स्कल्पचर माना जाता है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो, उज्जैन में है कोणार्क। तो जो सन टेम्पल है कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग द, उस समय का ये कोणार्क टेम्पल है वो उसी समय का राजपूत एज में बनाया गया है। द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फिनिश एंड वॉज सेप्ड लाइक अ चैरिट गिवन बाय 7 horses। जो कोणार्क टेम्पल है ना, वो उसमें क्या दिखाई दिया है, मतलब बहुत ही 7 घोड़ों पे सवार होकर, 7 के रथ है ना, 7 घोड़ों का रथ बनाया गया है। और उसमें मतलब जो 7 घोड़ों पे सवार होकर जो सन आते हैं सूर्य देवता, तो वो मतलब पिक्चर बनाया गया है। एमंग द अदर्स एंड, और भी बहुत सारे जो सन टेम्पल्स है, उनमें से जो इंडिया में सन टेम्पल्स है उसमें से द मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का मार्तंड टेम्पल है वो भी सन टेम्पल है। एंड द मोढेरा सन टेम्पल, जो ये मोढेरा सन टेम्पल है हमारे गुजरात में, और गुजरात आर फेमस। तो सन टेम्पल कौन कौन से, कोणार्क का है, मार्तंड का है, और गुजरात का मोढेरा। तो ये सब बहुत ही ए प्रोमिनेंट फीचर, उसमें जो मुख्य प्रोमिनेंट यानी मुख्य जो उसके जो फीचर्स है, उसके जो लक्षण मतलब जो दिखावे, जो दिखाई देता है, जो अच्छी सी मतलब उसकी जो रूप है कैसे। तो ऑफ द मोढेरा टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल। जो सन टेम्पल में जो मूर्ति बनाई गई है ना, तो उसमें एक मेन जो उसका जो यूनिक जो उसका फीचर्स है वो ऐसा है उसका, कि जब सन की जो पहली किरण आती है ना, सबसे पहले वो उस मूर्ति पे ही पड़ती है, उसकी पहली किरण। तो ये मतलब वहाँ की स्पेशलिटी है। द इलोरा केव्स ऑफ द डेक्कन हैव केव रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजियस। अब जो इलोरा केव्स है उसमें जो डिक्कन है में, तो जो केव्स है वहाँ पे 3 धर्मों का वहाँ पे वो दिखाई देता है। क्या 3 धर्म के बारे में बताया गया है, वो वहाँ पे दिखाई देता है कि 3 धर्म, वो भी कौन कौन से, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये तीनों धर्म का मिला जुला जो केव्स है वो इलोरा में दिखाई देती है, रिप्रेजेंट किया है, मतलब उसको इस तरह से दर्शाया गया। वन एमॉन्ग दीज
और उनमें से एक और है ग्रैंड कैलाश टेम्पल, इनमें से एक और भी है जो कैलाश टेम्पल है, बहुत बड़ा कैलाश टेम्पल है। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है। और उसमें मुंबई है ब्यूटीफुल थ्री फेस्ड स्कल्पचर लॉर्ड शिव, उसमें शंकर भगवान की थ्री फेस की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति वहाँ पे बनाई गई है, स्कल्पचरिंग की गई है। द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई, मदुराई में जो मीनाक्षी टेम्पल है इज़ फेमस ऑल ओवर, वो पूरे इंडिया में, उससे भी मतलब इंडिया से भी बाहर बहुत फेमस है ये मंदिर मदुराई में जो है मीनाक्षी टेम्पल। द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवे, जो साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल हैं ना वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर दिखते हैं। किसके कारण? जैसे गेटवे, उनका जो गेट है, जो मुख्य दरवाज़ा कोल्ड गोपुरम, उनको क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल, इसके बाद ये सब सुनने के बाद, इतने अच्छे अच्छे मंदिर, फेमस मंदिर के, मेनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट देम। अब इतने अच्छे मंदिर थे उस समय, मंदिर मतलब हीरे जवाहरातों से, रत्न से, गोल्ड से, सिल्वर से सजाए जाते थे, उनका डेकोरेशन होता था। तो इन मंदिरों के, इन ग्रांट यानी भव्य मंदिरों के बारे में सुनकर कई इन्वेडर्स यानी लुटेरे हमारे देश में आए। और हमारे जैसे इट्स लाइक हमारा सोमनाथ, सोमनाथ पूरा गोल्ड से बना हुआ था, और तो वो आए और लूट कर ले गए, हमारे जो फॉरेन इन्वेडर्स हमारे देश में आए मंदिरों को लूट कर ले गए। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ, देखो इसमें मैंने बताया ना आपको सोमनाथ के बारे में, द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वो अटैक्ड मैनी टाइम, बहुत बार उस पर अटैक हुआ, और इस तरह मतलब हमारे सोमनाथ को भी लूटा गया। किसने किया? मोहम्मद गजनी। कौन था? मोहम्मद। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गजनी। तो द राजपूत एज इज़ वेल नोन फॉर इट्स वेलोर एंड सेक्रीफाइस। आप जानते हो कि राजपूत एज में वो अपने महानता के बारे में, अपने बहादुरी के बारे में और अपने बलिदान के बारे में राजपूत एज सब अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग उनके बारे में, कि राजपूत एज में राजपूत जो थे, राजपूतानी राजपूत अपनी महानता के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, अपनी बलिदानी के लिए जाने जाते। इट ऑल्सो शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग। आपने देखा कि उस समय उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कंस्ट्रक्ट किए और अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई, इम्पोजिंग। और मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय ये सब देखकर, इन मंदिरों के बारे में सुनकर बहुत सारे इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स आए हमारे देश में, गुस्से मतलब अटैक किया। महमूद गजनी द सल्तनत ऑफ गजना, वो कहाँ का था? वंशज, गजना वंशज का था। अटैक इंडिया मैनी टाइम्स, उसने हमारे देश में बहुत सारे मंदिरों में 1000 सी के टाइम पे, बहुत 1000 सी एंड 1075 सी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अटैक किया उस समय। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अटैक, ही उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की। ही कंटिन्यू टू प्लंडर इंडिया विथ फुल फोर्स। वो हमारे देश की समृद्धि को, हमारे देश की दौलत को, वेल्थ को लूटता रहा, बार बार पूरे फुल फोर्स के साथ आता था। और उसने हमेशा मतलब ये 1000 से 1075 के बिटवीन टाइम्स उसने बहुत बार हमारे देश को लूटा, और फोर्स के साथ वो आता था और हमारे देश को लूटा। ड्यूरिंग वन सच अटैक व्हेन गुजरात वॉज अंडर भीमदेव सोलंकी रूल, उसके एक ऐसे ही अटैक के टाइम पे एक हमारे भीमदेव सोलंकी का राज था हमारे गुजरात में, सोमनाथ पे ही प्लंडर सोमनाथ। उस समय उसने हमारे सोमनाथ पर क्या क्या अटैक किया। मैनी पीपल फ्रॉम सौराष्ट्र, बहुत सारे लोग सौराष्ट्र से, गुजरात से, भीमदेव सोलंकी जो राजा थे उनके साथ उन्होंने सपोर्ट किया सब लोगों ने, लेकिन फिर भी वो सोमनाथ की रक्षा नहीं करी। इतने सारे लोग मिलकर, गुजरात के और सौराष्ट्र के लोग मिलकर राजा के साथ उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वो सोमनाथ को बचाने में क्या हुए, उनकी वो सोमनाथ को नहीं बचा पाए और वो फेल हुए मतलब बचाने। चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। अब हम पावर, दिल्ली का पावर कैसे चेंज हुआ आफ्टर द डिमाइज ऑफ मोहम्मद गजनी। अब मोहम्मद गजनी के पतन के बाद, डिमाइज है ना पतन, खत्म होने का, इन द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड वाइंग फॉर द थ्रोन। अब सब लोग गजनी के बाद, मोहम्मद गजनी के बाद जो गजना के जो सल्तनत के जो लीडर्स थे वो सिंहासन यानी थ्रोन यानी राजगद्दी के लिए लड़ने लगे। हाउएवर राजपूत, पर फिर भी इतना उनके आपस में ही वो लोग लड़ रहे थे, फिर भी द राजपूत किंग डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। उनकी कमजोरी का, ऐसी कमजोरी का फिर भी राजपूत किंग्स उसका फ़ायदा नहीं ले पाए।
उस समय उनको उसका चांस था, उसको फ़ायदा लेना चाहिए था, बेनिफिट उठाना चाहिए था, लेकिन इसका वो बेनिफिट, उनकी कमजोरी का फ़ायदा राजपूत किंग्स नहीं उठा पाए। मीनवाइल तब तक क्या, साबुद्दीन गौरी स्टेबलाइज स्ट्रॉन्ग रूल इन गजना एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। तो फिर उसमें क्या हुआ, साबुद्दीन गौरी जो था उसने, क्योंकि राजपूत जो राजपूत किंग थे उन्होंने तो फ़ायदा उठाया ही नहीं, तब तक वो जो साबुद्दीन गौरी उसने उसका जो स्ट्रॉन्ग रूल था उसने गजना पर अटैक किया, और उसने क्या डिसाइड किया, और इंडिया पर उसने अटैक कर दिया। पहले तो स्टेबलाइज किया किस पर, गजना, स्ट्रॉन्ग रूल इन गजना, और बाद में उसने क्या डिसाइड किया, इंडिया पर अटैक करने का। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट, उसका इंटेंशन लूटने का नहीं था गौरी का, बट स्टेबलाइज हिज रूल हियर। वो सोच रहा था जब मैं यहाँ पर अपना ही राज्य की स्थापना कर दूंगा तो सब कुछ तो मेरा हो जाएगा, तो लूटने से क्या मतलब है। तो उसने, उसका इरादा लूटने का नहीं था, उसका इरादा यहाँ पर राज्य करने का था इनिशियली, और तुरंत ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, तुरंत तो सक्सेस नहीं हुआ। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायिका देवी ऑफ अनिलवाड़ पाटन एंड देयर फोर्स ही डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12। वो उस समय सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया, वो उसकी जो हार हुई थी एक लेडीज से, क्वीन नेका देवी अनिलवाड़ पाटन की जो रानी थी, उससे वो हारा था, और वो हार मतलब वो क्या नहीं कर पाया, भूल नहीं पाया, और इसके कारण उसने कभी भी अनिलवाड़ पाटन पर 12 साल तक उसने उस पर अटैक नहीं किया। इंडिया में उसकी हार के कारण नेका देवी से हारा था, और 12 साल फाइनली ही द सेकंड टाइम ही अटैक, और फाइनल 12 साल तक तो इसने इंडिया की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन फाइनली उसने सेकंड टाइम जब अटैक किया तो दिल्ली पर किया। कहाँ पर किया, दिल्ली पर किया। पृथ्वीराज फाउट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। पृथ्वीराज ने कंटिन्यू बहुत बहादुरी दिखाई, उसको कई बार हराया, लेकिन उसको अदर्स जो राजपूत किंग्स थे उन्होंने महत्व नहीं दिया, और उसको मतलब मदद नहीं की, इसके कारण उसको हार हुई। और द राजपूत रूल, और इसके पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद राजपूत रूल का क्या हुआ, शासन का अंत आ गया, एंड इन दिल्ली में। एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या हुआ, साबुद्दीन स्टेबलाइज्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज कॉन्स्पिरेसी। साबुद्दीन गौरी ने अपना वहाँ पे दिल्ली में अपना राज्य स्थापन किया और अपने राज्य को बढ़ाया। आफ्टर साबुद्दीन हिज स्लेव हु वाज ऑल्सो हिज कमांडर, उसका एक गुलाम था जो उसका कमांडर था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, वो साबुद्दीन गौरी का गुलाम जो था, उसका नौकर मतलब सेवक, और उसका चीफ कमांडर भी था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। एसेंडेड द थ्रोन, ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। उसने मतलब साबुद्दीन गौरी के बाद उसने अपना उसका जो राज्य था वो बढ़ाया, उसका सिंहासन जो गद्दी थी वो संभाली, और इसीलिए स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता है। विद दिस राजपूत रूल कम टू एन एंड इन, इस तरह मतलब इसके साथ साथ क्या हुआ, राजपूत रूल का दिल्ली में एंड हो गया। देयर वॉज चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, और उसके बाद उनके ख़त्म होने के बाद राजपूत एज का, तो वहाँ पर पूरी सोसाइटी, पूरा व्यवस्था, उनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो सब चेंज हो गई। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस एनीवे एंड व्हाई आई थिंक अबाउट क्वेश्चन, क्यों चेंज हुई, क्या चेंज हुआ होगा और क्यों हुआ, इसके बारे में सोचो। इसलिए हुआ कि राजपूतों ने अपने ही राजपूतों को साथ नहीं दिया, अंदर अंदर लड़े, उन्होंने दूसरों की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाया, इस तरह हम ही गुलाम बन गए। और चेंजिंग इसलिए आया कि वहाँ पर मतलब अलग अलग राजा ने अपना स्थापना कर दी स्लेव डायनेस्टी। पहले साबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर शासन किया, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आया, स्लेव डायनेस्टी ने किया, इस तरह सब चेंजिंग होने लगा। इन प्लेस ऑफ वैलर एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज स्टेन्ड विथ ब्लड। अब इसमें क्या मालूम है, मार काट, लोगों के आपस में षड्यंत्र रचने लग गए, एक दूसरे के प्रति खिलाफ हो गए, और इस तरह जो दिल्ली की गद्दी थी वो क्या हो गई, रक्त मतलब खून से लथपथ हो गई, मतलब खून खराबा हो गया उस गद्दी के लिए। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन यहीं फिनिश होता है, और मैं आई विल सेंड एक्सरसाइज आफ्टर सम टाइम इन शॉर्टली। ओके बच्चों, बाय।